हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी कर रहे थे, ठीक है। और उस वीडियो में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा सा बाकी रह गया था। मेजर पार्ट मेनली जो इस टॉपिक का था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो आपको बताया जा चुका है। अब उसको थोड़ा सा हम और फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। अभी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैक्सिमम पार्ट समझाया जा चुका था। उसके जो जितने भी पॉइंट्स थे, ऑब्जर्वेशन थे, रिजल्ट्स थे, वो सब आप लोग को लिखाया गया है। अब उसको थोड़ा सा हम और कंटिन्यू करते हैं। एक बार उसको हम रिवाइज कर देते हैं, क्या था सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, कि जब किसी मेटल के सरफेस पर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जब स्ट्राइक कराया जाता है, ठीक है, ये है मेटल का सरफेस, और जब इस पर रेडिएशन स्ट्राइक करता है तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है इंसिडेंट रेडिएशन या इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट फोटोन। ये हो गया मेटल सरफेस। तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन होगा, वो कब होगा इजेक्शन? जब इंसिडेंट लाइट के पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होना चाहिए। अगर इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से भी कम होगा तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन मेटल के सरफेस से नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ सर्टेन मेटल्स हैं जिसके सरफेस पर जब रेडिएशन स्ट्राइक कराया जाता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी का, तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। इस फेनोमेनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब इस इंसिडेंट लाइट में इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए जो इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के द्वारा एक अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़ा हुआ होगा। मान लो ये समझा रखे हैं हम पीछे आपको कि एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर रेडिएशन स्ट्राइक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा, तो यहां जो आपका फोर्स काम कर रहा है, ये अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, तो इस इंसिडेंट फोटोन के पास इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए जो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाल सके, डिटैच करा सके। इस फोर्स के अगेंस्ट ये काम करेगा, इसको डालेंगे, इस फोर्स को तोड़ देगा। ठीक है, अब उसमें बताए थे कि मान लो कि ये आपका सरफेस है मेटल का, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर टकराया, ये बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। अब मान लो कि यहां पर इसको तोड़ने में 10 जूल एनर्जी खर्च हो गया। मान लेते हैं एक रेफरेंस 10 जूल को। ये भी समझा चुके हैं कि मेटल बाय मेटल ये वेरी करेगा। अब किसी मेटल का आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन लूज बॉन्ड से, यानी न्यूक्लियस के द्वारा लूजली अट्रैक्टेड है, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस अधिक फोर्स लगाया हुआ होगा तो उसको निकालने में ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो एक रेफरेंस मान लेते हैं कि 10 जूल है। ठीक है, तो अब इसको तोड़ने में 10 जूल लगेगा, और मान लो कि इंसिडेंट लाइट का एनर्जी भी 10 जूल ही है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एटम यानी न्यूक्लियस से डिटैच होकर के मेटल सरफेस पर चलाएगा। उस इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था एनर्जी का, अगर उस मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज्यादा एनर्जी का रेडिएशन स्ट्राइक करा देंगे, ज्यादा एनर्जी का, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा वही एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है ना, यानी इंसिडेंट लाइट का एनर्जी जितना अधिक होगा, क्योंकि इसको निकालने में जो एनर्जी लगेगा वो तो फिक्स्ड होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा इसको निकालने में जो एनर्जी लगेगा, जिस एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, मिनिमम एनर्जी को। ठीक है, मिनिमम कहने का मतलब कि उससे कम एनर्जी का रेडिएशन स्ट्राइक कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, और मिनिमम से जितना एक्स्ट्रा एनर्जी होगा इंसिडेंट लाइट का, वो एक्स्ट्रा एनर्जी ही इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी के रूप में इंपार्ट होगा। मींस कहने का ये हुआ कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी उतना अधिक होगा।
जितना इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी अधिक होगा। ठीक है। तीसरी बात कि इस पर फोटॉन्स टकराया, इलेक्ट्रॉन निकला, फोटॉन्स टकराया, इलेक्ट्रॉन निकला, है ना। तो फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहा है, फोटॉन्स यहां पर स्ट्राइक कर रहा है और फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। ठीक है। तो स्ट्राइक हुआ फोटोन, निकला फोटो इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इंसिडेंट लाइट में फोटॉन्स की संख्या जितनी अधिक होगी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी अधिक होगी। तो फोटॉन्स की संख्या अधिक मतलब इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी अधिक, इंटेंसिटी जितना अधिक होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उतनी अधिक होगी। यानी कहने का मतलब कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या इंसिडेंट लाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा, जबकि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। ठीक है। अब समझो होता क्या है। सो ये जो फोटोन है ये तो एक इनर्जेटिक है, ये इनर्जेटिक फोटोन है, यानी इसका एक एनर्जी होता है, ये इनर्जेटिक आप पार्टिकल इसको कह सकते हैं। ठीक है। इसका एनर्जी क्या होता है, E = h², है ना। तो ये फोटोन जब मेटल के सरफेस पर स्ट्राइक करता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर आके टकराता है जब ये फोटोन, तो उस समय ये फोटोन अपना इंटायर एनर्जी इंस्टेंटेनियसली इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है कोलिजन के थ्रू। बात समझ में आई क्या बोले। सो ये फोटोन, इसमें जो पार्टिकल है फोटोन, ये एनर्जेटिक पार्टिकल है, यानी इस फोटोन के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। जैसे ही ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा, तो ये फोटोन अपना इंटायर एनर्जी, अपने एनर्जी को इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है। ये अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ था, न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड था, ये एनर्जी उस अट्रैक्शन को तोड़ने में खर्च होगा। ठीक है। अगर सफिशिएंट एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ देगा। अगर सफिशिएंट नहीं है तो कोई इफेक्ट हमको नहीं दिखेगा, है ना। यानी कहने का मतलब कि फोटोन जो है जब मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो फोटोन अपने इंटायर एनर्जी को कोलिजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब इसको हम फर्दर आगे बात, इतनी बात हम आपको पिछले वीडियो में भी पढ़ा चुके थे, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। चलिए अब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखो सपोज मान लीजिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या इंसिडेंट लाइट, फोटोन जो भी बोल सकते हैं, इंसिडेंट लाइट न्यू है। ठीक है। मान लेते हैं कि जो लाइट इंसिडेंट कराया गया मेटल के सरफेस पर, उसका फ्रीक्वेंसी न्यू है। ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन का एनर्जी क्या होगा, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है। इसको हम E मान लेते हैं इस एनर्जी को, जो बराबर होगा h²। ठीक है। क्लियर है कि जो लाइट हमने इंसिडेंट कराया है मेटल सरफेस पर, उसका फ्रीक्वेंसी न्यू है, उस रेडिएशन का एनर्जी क्या होगा, h², है ना। अब उस जिस मेटल सरफेस पर रेडिएशन स्ट्राइक कराया गया है, उसका एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो होगा कि उससे कम फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को भी हम यहां पर मान लेते हैं। ठीक है। फिर से कर लेते हैं। सपोज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन या इंसिडेंट लाइट जो कहिए, न्यू नॉट है ना। तो देयरफॉर एनर्जी ऑफ दिस रेडिएशन, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन का जो एनर्जी होगा, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं,
वर्क फंक्शन, या इसी को हम बोलेंगे थ्रेशहोल्ड एनर्जी, है ना, यानी W नॉट या E नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, H म्यू नॉट। क्लियर है? अब एक मजे की बात यहां याद रखना है ना, ठीक है, ये ऐसे छोड़ो, इसको देखो, यहां चीज याद रखना, ठीक है, क्या याद रखना है वो समझो कि न्यू जो होगा बड़ा होगा न्यू नॉट से, है ना। इसका मतलब है कि एच न्यू जो होगा ये बड़ा होगा एच न्यू नॉट से। क्लियर है? क्योंकि आप समझो कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट होना चाहिए। अगर न्यू यानी इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर हुआ, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन केवल न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स काम कर रहा तो फोर्स टूटेगा, इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी नहीं मिलेगा। अगर ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी मिलेगा, है ना। तो चलो यहां पर मान लेते हैं ज्यादा है, यहां पर हम ज्यादा वाला केस ले लिए, इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए था न्यू नॉट उससे अधिक है। तो अब समझो यहां पर देयरफॉर कि अगर हम निकालेंगे, बताओ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन या इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, बताइए तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², ts का फॉर्मूला है। अब सोचो किसके बराबर होगा, समझो, देखो ये है हमारा मेटल का सरफेस, ये मैंने इंसिडेंट करवा दिया रेडिएशन, इस रेडिएशन का एनर्जी जो है वो h न्यू है, और यहां जो फोर्स काम करेगा इसको तोड़ने में वर्क फंक्शन वो हमारा h न्यू नॉट है। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, सोचो, खुद से सोचो, एग्जांपल लेके समझ रहे हैं हम लोग। मान लो इस इलेक्ट्रॉन को डिटैच कराने में मिनिमम एनर्जी 10 जूल खर्च होता है और इंसिडेंट लाइट का एनर्जी मान लो 15 जूल है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 5। ये 5 कैसे निकालिएगा कि जो इंसिडेंट लाइट का एनर्जी है उसमें से जो मिनिमम एनर्जी यहां खर्च होगा इलेक्ट्रॉन को डिटैच कराने में उसको माइनस कर देंगे, दैट्स इट। यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, खुद से सोचो, जो इंसिडेंट आपने कराया उस एनर्जी को हम बोले E, अब मिनिमम चाहिए हमको इसको निकालने के लिए W नॉट, यानी कहने का मतलब हो गया हमारा यहां पर ये कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये किसके बराबर होगा, h न्यू माइनस h न्यू नॉट के, ठीक है। अगर हम h न्यू निकाले तो, अगर हम h न्यू निकाले कि इंसिडेंट लाइट का एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो कि h न्यू हम मानते हैं इक्वल टू, सोचो अगर ये निकालना हो और मिनिमम एनर्जी पता हो, काइनेटिक एनर्जी पता हो, तो दोनों को जोड़ देंगे। सपोज करो कि मिनिमम एनर्जी अगर मान लो यहां पर 10 जूल है और काइनेटिक एनर्जी अगर मान लो इलेक्ट्रॉन के पास 20 जूल है, तो सीधी सी बात है कि इंसिडेंट लाइट का एनर्जी 30 जूल रहा होगा, 30 में से 10 यहां खर्च हुआ होगा, 20 काइनेटिक एनर्जी के रूप में इंपार्ट होगा इलेक्ट्रॉन में। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को थ्रेशहोल्ड एनर्जी में अगर ऐड कर दें तो इंसिडेंट लाइट का एनर्जी निकल जाएगा। तो इंसिडेंट लाइट का एनर्जी कैसे निकालेंगे, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यानी वर्क फंक्शन मतलब h न्यू नॉट प्लस हाफ mv², ये हमारा h न्यू के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर है? चलो इतना खींचो, इसको स्क्रीनशॉट लो, हम छोटा सा और आगे इसको बढ़ाएंगे। तो बच्चों अब देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर है, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट है। ठीक है, इसमें से एच अगर कॉमन ले लेंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट होगा। अब एच न्यू के जगह पर हम सी बाय लैम्डा, न्यू नॉट के जगह पर सी बाय लैम्डा नॉट भी लिख सकते हैं। सी तो स्पीड ऑफ लाइट है, वो तो वेरी नहीं करेगा, तो जब फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसका वेवलेंथ लैम्डा मान लेते हैं। अब फ्रीक्वेंसी जब न्यू नॉट है तो उसके लैम्डा को हम वेवलेंथ को लैम्डा नॉट मान लेते हैं। अब सी को भी बाहर कर दो, तो एच सी 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, ये हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो वेवलेंथ अगर दिया रहेगा तो वेवलेंथ की मदद से भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब हो गया हमारा कुछ फॉर्मूला सब जो बॉक्स में घेरा हुआ है। इस फॉर्मूला के साथ साथ कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, इंसिडेंट लाइट का एनर्जी क्या है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? चलो इसको नोट करो। अब हम इसको ग्राफ से समझते हैं। तो बच्चों अब हम यहां पर दो ग्राफ खींचेंगे, बहुत सिंपल, उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, कि अगर ग्राफ खींचा जाए काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी न्यू, तो सोचो कैसा ग्राफ आएगा। तो क्या पढ़ाया हम आपको, ये मेटल का सरफेस है, इस पर रेडिएशन स्ट्राइक हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला। अब इंसिडेंट लाइट का, ये इंसिडेंट लाइट है, इसका फ्रीक्वेंसी जितना अधिक होगा काइनेटिक एनर्जी उतना अधिक होगा, है ना। यानी न्यू जो है जितना अधिक होगा काइनेटिक एनर्जी उतना अधिक होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो सोचो, यानी डायरेक्टली रिलेटेड है, तो क्या होगा ग्राफ। आप फर्स्ट टाइम ये सोचेंगे कि यहां से ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ओरिजिन से ऐसे खींचेंगे, लेकिन ये गलत होगा। पूछो क्यों? क्या यहां पर ये जो जीरो है ना, तो जीरो फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा ही बढ़ेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा? खुद सोचो। मान लो कि अभी हम जैसे इसके एनर्जी को हमने 10 लिया था कि मिनिमम 10 जूल तो चाहिए, या फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ तो मिनिमम होना चाहिए, उससे कम में तो नहीं निकलेगा। और यहां पर हम क्या कह रहे हैं, जीरो से ही निकालना शुरू कर दीजिए। जीरो से जैसे ही थोड़ा सा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या इजेक्ट होना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा खुद सोचो। तो यहां से ग्राफ नहीं खींचाएगा, बल्कि किस पॉइंट से खींचाएगा। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, जीरो से थोड़ा बढ़ाए, थोड़ा बढ़ाए, थोड़ा बढ़ाए, एक पॉइंट आया जहां पर उसका फ्रीक्वेंसी को हमने न्यू नॉट मान लिया। क्या मान लिया? न्यू नॉट। इस पॉइंट को न्यू नॉट मान लिया। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन होगा तब होगा, यानी उस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी यानी वेलोसिटी तब होगा जब फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट को क्रॉस करेगा, न्यू नॉट से ऊपर जाएगा तब। इसका मतलब है ये लाइन जो है कहां से खींचाएगा? न्यू नॉट वाले पॉइंट से। अरे यार, सीधा लाइन खींचना है। ठीक है, इस प्रकार होगा। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? h। जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वही इस लाइन का स्लोप होगा, टेंजेंट होगा, है ना। इन सारी बातों को हम लोग मैथ्स में भी सीखते हैं। मैथ्स में एक पढ़ना हम लोग को टॉपिक स्ट्रेट लाइन, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है y = mx + c। अगर ये जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि न्यू और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, न्यू और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी जितना अधिक काइनेटिक एनर्जी उतना अधिक, यानी वेलोसिटी उतना अधिक, है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो फ्रीक्वेंसी यहां पर 0 है, तो 0 से थोड़ा सा बढ़ेगा तब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? जब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी को एक्वायर कर लेगा। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, जो इस पॉइंट को हमने इंडिकेट किया। अब इससे बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। क्लियर है? एक ग्राफ ये समझ गए। अब एक ग्राफ और समझो, काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के बीच, ठीक है। अब जरा बताइए कि इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाते हैं, यानी अगर हम फोटॉन्स की संख्या को बढ़ा दें, तो क्या निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा? क्या निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ेगा अगर हम फोटॉन्स की संख्या बढ़ा दे? तो नहीं। फोटॉन्स की अगर हम संख्या बढ़ाएंगे ना, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, उसका वेलोसिटी नहीं, यानी उसका काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा। समझो बात को। इंसिडेंट लाइट का अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होगा। सीधे स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, इस एक्स एक्सिस के स्ट्रेट लाइन खींचा जाएगा। क्या मतलब निकला? इंटेंसिटी बढ़ाए घटाए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। इंटेंसिटी हमारे बढ़ाने घटाने से काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये दो ग्राफ है। कभी कभी ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया रहेगा और 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, एक इस तरह का ग्राफ दे देगा, है ना, एक इस तरह का ग्राफ दे देगा, एक इस तरह का ग्राफ दे देगा, एक इस तरह का ग्राफ दे देगा। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी, ऐसे करके 4 ग्राफ दे देगा। कहेगा कौन सा ग्राफ सही होगा। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है। क्लियर है? तो आप केयरफुल रहेंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझे रहिएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो इसको नोट कर लो बच्चों। एक चीज और समझो, यहां पर देखो कि जो वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन किसको बोलते हैं? वर्क फंक्शन। मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को डिटैच कराना है उसके न्यूक्लियर फोर्स से, तो जो मिनिमम एनर्जी लगेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। एक्चुअली वर्क फंक्शन जो है ना, वो उस एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहलाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम, ठीक है, वर्क फंक्शन ही आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहलाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी को हम IE से दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है समझो। ये है मेटल का सरफेस, है ना, इसमें रेडिएशन स्ट्राइक हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। जो यहां मिनिमम एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर फोर्स से डिटैच करने में, इसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, W0। क्लियर है? अब जरा इसमें सोचिए कि आपने क्या किया है, यहां पर क्या किया है, हुआ क्या है यहां पर कि जो रेडिएशन स्ट्राइक हुआ है, ये रेडिएशन क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन तो मेटल के सरफेस पर होगा नहीं, होगा क्या एक्चुअली कि मेटल है तो एलिमेंट है। एलिमेंट हम जानते हैं एटम्स से बना होता है, एटम्स, और एटम्स में सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं।
तो रेडिएशन जो पड़ा इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन तो किसी एटम में होगा और एटम में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से एक फोर्स से वो बंधा हुआ होगा। एंड एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने का मतलब है कि मेटल के एटम से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ है। तो जो मिनिमम एनर्जी लगा इसको तोड़ने में, उसी एनर्जी को हम वर्क फंक्शन बोले। अब आयोनाइजेशन एनर्जी समझो क्या होता है कि कोई भी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है ना। आइसोलेटेड इसलिए बोल रहे हैं ना कि ये फ्री एटम है, किसी से बंधा हुआ नहीं है, ये बॉन्डेड नहीं है। मॉलिक्यूल अगर हम बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, एटम्स आपस में बॉन्डेड होते हैं। यहां फ्री एटम लिए हैं, आइसोलेटेड, ठीक है। दूसरी बात, गैसियस एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है ना। अब समझो, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इस पर रेडिएशन स्ट्राइक हुआ, हो गया रेडिएशन स्ट्राइक, और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है। तो जो फेनोमेनन यहां है वही सेम चीज तो यहां भी है, एक ही चीज है। फर्क क्या है कि यहां पर हम बोलते हैं कि जब मेटल के सरफेस पर एक डेफिनिट मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन स्ट्राइक कराया जाता है तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, यानी न्यूक्लियर फोर्स को हटाने के लिए जो एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, उस मिनिमम एनर्जी को ही वर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है उसको समझो कि जब किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम से, आइसोलेटेड गैसियस एटम से जो मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा किसी भी एटम में, जो सबसे आउटर सेल में होगा, यानी एकदम बाहर की तरफ होगा। सीधी सी बात है कि न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन जितना दूर रहेगा उसको उतना आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर फोर्स उतना कम काम करेगा। खुद से सोचो, देखो ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, मान लो इसमें कई सारा इलेक्ट्रॉन है, इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन है ना, मान लेते इस तरह से, इसमें भी कई सारे इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है। अब खुद सोचो कि किस इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, जो सबसे दूर है, न्यूक्लियस से काफी दूर है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफी नजदीक होगा उस पर न्यूक्लियर फोर्स भी ज्यादा लग रहा होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लग जाएगा, ठीक है। और आसानी से निकलेगा भी नहीं। सबसे आसानी से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकल पाता है, जो आउटर सेल में होता है, ठीक है ना। तो अब इसी इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है, रेडिएशन स्ट्राइक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो आइसोलेटेड मींस, आइसोलेटेड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि फ्री एटम चाहिए। अगर ये बॉन्डेड होगा तो सीधी सी बात है कि इसके आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन जब दूसरे एटम से बॉन्ड बना लेगा तब ये क्यों निकालेंगे इसको। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, आइसोलेटेड एटम में रहेगा, तब तो इसको निकालना आसान होगा ना। जब ये इलेक्ट्रॉन आउटर सेल का किसी दूसरे एटम से बॉन्ड बना लेगा, इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेगा, तो उस स्थिति में तो होगा नहीं, फिर मुश्किल है ना। समझ में आ रही बात? तो समझो, इसलिए हम आइसोलेटेड एटम लेते हैं, फ्री एटम। गैसियस क्यों लेते हैं वो समझो, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड स्टेट में किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है ना। बहुत एनर्जी लगेगा वहां पर बाहर निकालने में, जो कि जनरली उतना एनर्जी दे पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जब भी हम आयोनाइजेशन एनर्जी टर्म को डिफाइन करते हैं तो वहां पर हम लोग गैसियस एटम कंसीडर करते हैं। अगर कोई मेटल है तो सॉलिड होगा, तो सॉलिड स्टेट से आप इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उसको गैस में पहले चेंज करना होगा, ठीक है ना। बात को समझो, देखो जैसे मान लो सोडियम है, ये तो सॉलिड स्टेट में होगा, पहले सोडियम को हमें सोडियम गैस में चेंज करना होगा। तो सॉलिड से गैस में चेंज होना सब्लिमेशन कहलाता है। प्रोसेस क्या कहलाता है? सब्लिमेशन, है ना। सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज करना प्रोसेस क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। अब खुद सोचो कि सॉलिड से गैस कैसे बना होगा। ठंडा कर देंगे सॉलिड को तो गैस बन जाएगा,
या गर्म करेंगे तब गैस बनेगा। गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो गैस बनेगा ना। तो सीधी सी बात है कि जो एनर्जी यहां लगेगा उसको हम इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। हीट ऑफ सब्लिमेशन है ना, कुछ ना कुछ तो हीट हमको देना पड़ा होगा। जितना हीट दिए होंगे वो चेंज हो गया हमारा गैस में। अब समझो ये जो है ना, ये अब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तब बनेगा Na+ गैस। यहां जो एनर्जी लगेगा, यहां जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आई बात कि जो चूंकि गैस है ना, इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो इस गैस में भी जैसे देखो ये सोडियम का एटम है, सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 11 इलेक्ट्रॉन होता है ना। 11 इलेक्ट्रॉन तो दिख रहा है। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 1। आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसी 1 इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है कि नहीं? इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगेगा, जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, उसी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन जब सोडियम सॉलिड स्टेट में होगा तो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। पहले सॉलिड को हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट होगा, फिर गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो गैसियस एटम क्यों लिए पता चला? क्योंकि सॉलिड लिक्विड से निकालना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। तो फ्री स्टेट में रहेगा, गैसियस एटम होगा। ठीक है, तो जब किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन, तो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी। अब क्या लगा आपको? वर्क फंक्शन आयोनाइजेशन एनर्जी एक ही टाइप का फिनोमेनन है कि नहीं है? इसमें भी वही काम हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या है कि इंसिडेंट लाइट किया गया, इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हुआ, यहां भी इलेक्ट्रॉन निकलने का ही काम है, यहां भी इलेक्ट्रॉन निकलने का ही काम है ना। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने में जो मिनिमम एनर्जी लगेगा उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। इस आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो हमें तो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों एक ही टाइप का फिनोमेनन है। यहां से भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। यहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन कहलाता है। आइसोलेटेड गैसियस एटम से मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में रिक्वायर्ड एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो वर्क फंक्शन, आयोनाइजेशन एनर्जी सिमिलर चीज है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है ना। तो और देखो, अब हम यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं, है ना। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom to convert it into a positive ion। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो सीधी सी बात है, वो कैटायन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन आयोनाइजेशन एनर्जी का। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू ए पॉजिटिव आयन। यानी मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से रिमूव करने में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वर्क फंक्शन, आयोनाइजेशन एनर्जी सिमिलर चीज है। चलो इसको नोट करो। तो बच्चों, पीछे हम लोग पढ़े हैं कि H न्यू
इक्वल टू क्या होता है बताओ, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये तो पढ़े ना हम लोग पीछे, सोचो वर्क फंक्शन क्या है, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में वो, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ उस फोटो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी इंपार्ट होगा। तो जो मान लो कि मेटल का सरफेस है, इसको तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा W0, इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी, इसके पास कितना एनर्जी रहा होगा, दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, जो मिनिमम खर्च हुआ यहाँ पर 100, जो इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा बचा हुआ 100। खुद सोचो कि मार्केट से मान लो कोई भी चीज सपोज करो उसकी कीमत 500 रुपीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सब्सटेंस मिल रहा है मार्केट में जिसकी कीमत 500 रुपये है, ठीक है। अगर हम आपको 500 से कम रुपया देंगे तो क्या आप उस चीज को खरीद पाइएगा? बिल्कुल नहीं। वही बात तो यहाँ भी कह रहे हैं ना कि इसकी कीमत मान लो 500 रुपीज है, तो सीधी सी बात है कि 500 रुपीज अगर हम देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन खरीदा जाएगा, मतलब ये एटम को छोड़ देगा। और अगर ज्यादा देंगे तो क्या इसका दाम बढ़ जाएगा, घट जाएगा? नहीं ना। मान लो 500 रुपया इसकी कीमत है, 600 डाल देंगे तो 500 रुपया तो खर्च हो जाएगा, 100 रुपया इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक है ना। मान लो एक बच्चे हैं घर में कोई, उन्हें कोई खिलौना खरीदना है, खिलौना लेना है जिसकी कीमत मान लो 50 रुपये है, ठीक है। अगर उस बच्चे को हम 40 रुपया देंगे, 45 रुपया देंगे, क्या वो बच्चा वो खिलौना खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 50 रुपया देंगे तो खिलौना परचेज हो जाएगा। अब सोचो अगर उस बच्चे को हम 60 रुपया दे दिए तो क्या होगा? बच्चा तो खुश हो जाएगा ना, खुशी से वो तेजी से दौड़ेगा, घर से बहुत तेजी से निकलेगा वो। क्यों? क्योंकि ये बात को समझ रहा है कि 50 रुपया मेरा खर्च होगा, 10 रुपया बचेगा। वही 10 रुपया उस बच्चे का काइनेटिक एनर्जी है जो उसको तेजी से दौड़ा रहा है कि नहीं? तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी दिया गया है, एक्स्ट्रा मनी जो हम दिए बच्चे को, वही तो बच्चे को दौड़ा दिया ना, खुशी से बच्चा रन होने लगा, फास्ट होने लगा। अगर मान लो 70 रुपया दे देते तो अब सोचो 70 में तो 50 खर्च करेगा खिलौना लेने में, अब 20 रुपया जो एक्स्ट्रा दिए वो और उसको तेजी से दौड़ा देगा। तो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट हम देंगे उतना तेजी से बच्चा दौड़ेगा वो। बस यही बात यहाँ भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि इंसिडेंट लाइट का एनर्जी जितना ज्यादा होगा ये उसका खिलौना खरीदने में खर्च हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा डाले हैं उस इलेक्ट्रॉन को तेजी से दौड़ा देगा। यानी जितना अधिक एनर्जी डालेंगे उतना तेजी से निकलेगा वो, ठीक है कि नहीं? आ रही बात समझ में? अभी हम लोगों ने वर्क फंक्शन को आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहा, तो हम लिख सकते हैं इसका मतलब कि Hν इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अभी तो थोड़ा देर पहले पढ़े, 2 मिनट पहले, कि वर्क फंक्शन ही आयोनाइजेशन एनर्जी है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतनी बात समझ में आ रही है? छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम लोग यहाँ पर नोट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स among all elements ठीक है। हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है ना, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सभी एलिमेंट्स में जो ग्रुप फर्स्ट का मेंबर है अल्कली मेटल्स, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है, ठीक है। जैसे मान लो हम पीरियड थर्ड की बात करते हैं, थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस है ना, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन है, ठीक है। थर्ड पीरियड में तो सोडियम सबसे पहला मेंबर हो गया अपने पीरियड का। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जितने भी एलिमेंट है ना, उस सभी में सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा, ठीक है। फिर चौथे पीरियड में आइए तो पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और भी आगे हैं। इन सभी एलिमेंट्स में जो चौथे पीरियड में 18 एलिमेंट है, उन 18 एलिमेंट में सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी पोटेशियम का होगा। हम कह सकते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है उनका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। तो जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, क्या मतलब है इसका
कि उसके एटम से इलेक्ट्रॉन को हम उतना आसानी से निकाल सकते हैं ना, इसका मतलब, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या, जो एनर्जी आप दीजिएगा उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, वो तो कम लगेगा, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स एमंग ऑल एलिमेंट्स, हम कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट मीन्स दैट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज शोन बाय, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे आसानी से किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, शोन इजिली लिख सकता है, शोन इजिली बाय अल्कली मेटल्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स में सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स का होता है, इसलिए अल्कली मेटल सबसे आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दर्शाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब रेडिएशन स्ट्राइक होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। ये फेनोमेनन सबसे आसानी से कौन एलिमेंट दर्शाएगा, अल्कली मेटल। क्यों? क्योंकि उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालना, मतलब सबसे आसान है कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना, अल्कली मेटल से, क्योंकि अल्कली मेटल के आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, जो आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तुरंत इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, ठीक है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग जनरली अल्कली मेटल्स का ही इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए, तो अब बताइए कि पूरे जो अल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और एक है फ्रांसियम, ठीक है। फ्रांसियम चूंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। फ्रांसियम जो है ना, ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट समझते हैं, हमारे नेचर में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली अल्फा बीटा गामा रेज का इमिशन करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जनरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो लिथियम का अगर हम ये ऑर्डर लिखते हैं तो क्या पता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑर्डर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, यानी लिथियम सबसे कम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दर्शाएगा, सोडियम उससे ज्यादा, पोटेशियम उससे ज्यादा, रुबिडियम उससे ज्यादा, सीजियम उससे ज्यादा। यानी सभी में बताइए सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा, सीजियम, यानी सबसे कम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिथियम दर्शाएगा पूरे अल्कली मेटल्स में। लेकिन अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम से अधिक, सोडियम का पोटेशियम से, पोटेशियम का रुबिडियम से, रुबिडियम का सीजियम से। ये कौन सा ट्रेंड है, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है ना। इसका साफ साफ मीनिंग ये हुआ कि आयोनाइजेशन एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनवर्सली रिलेटेड है। हम लिख सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होगा वह इनवर्सली रिलेटेड होगा आयोनाइजेशन एनर्जी के, ठीक है ना। यह बात समझ गए आप लोग कि जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा वो सबसे आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दर्शाएगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे अधिक उसी का होगा, ठीक है। जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम दर्शाएगा, है ना। तो लिथियम सबसे कम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, सीजियम सबसे ज्यादा शो करेगा। जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम का सबसे ज्यादा होगा तो सीजियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फिनिश कर चुके हैं। एक छोटा सा पॉइंट केवल है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज है फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के लिए, है ना। आप इसे पढ़िए, जानिए नहीं जानिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारी बातों को सीख रहे हैं तो उसमें छोटी सी बात हम और ऐड कर लेते हैं। ये हमारा एडिशनल चीज है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पार्ट नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका फिनिश्ड हो चुका है।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा उस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यानी नेक्स्ट वीडियो जो आपको दिया जाएगा पिछले वाले 2-3 टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे, फिर उस पर बेस्ड डीपीपी आपको दिया जाएगा, उस डीपीपी को रूम पर बैठ के आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझो क्या बताएं सो, है ना। इस चीज को हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा था कि ये मेटल का सरफेस है, समझो ध्यान से बात को, है ना, और ये इसका एटम सब है, बहुत सारे एटम्स हैं इसमें। अब सभी में इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब ये इस पर टकराया, ये बाहर निकला, फिर टकराया, ये बाहर निकला, है ना, फिर टकराया, ये बाहर निकला, फिर टकराया, ये बाहर निकला, इस पर भी टकराया, ये भी बाहर निकला, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि रेडिएशन स्ट्राइक हो रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। इसमें हमने आपको क्या बताया था कि इंसिडेंट लाइट में जितना फोटोन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी प्रत्येक एक फोटोन जो है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग ऐसा पढ़ा और ये सही भी है, हम ऐसा मानते भी हैं, यही मानना भी है हमें, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी क्या है वो समझो, बताते हैं हम आपको। मानना हमें क्या रहता है कि मान लो इंसिडेंट लाइट में फोटोन्स की संख्या है ना 1 लाख है, 1 लाख है, तो सीधी सी बात है यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 1 लाख होगा। यानी जितना इंसिडेंट लाइट में फोटोन्स होंगे, यानी इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी अधिक होगी। यानी नंबर ऑफ फोटो या नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट बराबर होगा नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, या ऐसे कहिए कि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होगा नंबर ऑफ फोटोन्स रेडिएटेड, यानी नंबर ऑफ फोटोन्स जो इस पर टकराएगा, नंबर ऑफ, देखो वही चीज यहां लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन कंक्लूजन, आइंस्टीन के कंक्लूजन के अनुसार हम लोग ये मानते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होगा उसकी संख्या बराबर होगी नंबर ऑफ फोटोन्स रेडिएटेड, यानी जितना फोटोन्स इस पर टकराएगा। ये है यहां फोटोन्स जो स्ट्राइक हो रहा है, जो निकल रहा है वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, समझ रहे इतनी बात को। यहां मैं साफ साफ इसको अलग कर देता हूं। तो ऐसा आइंस्टीन का भी मानना है कि जितना फोटोन स्ट्राइक होगा उतना फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या जितना फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है उतना ही फोटोन्स इस पर रेडिएट हुआ होगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। होता क्या है वो समझो, कि जो यहां फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना वो कम होगा, किसकी तुलना में, जो फोटोन्स यहां इंसिडेंट कराए हैं उसकी तुलना में। ठीक है, ये केवल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, बस इसका कहीं दिमाग अपने मन से कहीं नहीं लगाना है। जब भी कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा आप यही सोच के बनाएंगे कि जितना फोटोन स्ट्राइक हुआ है उतना ही इलेक्ट्रॉन निकला है। लेकिन जानकारी के लिए चीज अपने दिमाग में केवल रखना है कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कि फोटो इलेक्ट्रॉन कम निकलता है, फोटोन्स जितना स्ट्राइक कराते हैं उसकी तुलना में फोटो इलेक्ट्रॉन कम निकलता है। क्यों कम क्यों निकला भाई? इसलिए निकलता है कि फोटोन तो इलेक्ट्रॉन पर टकराया, इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होना चाह रहा है। अब एक साथ मान लो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा तो हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड कर जाए, तो कोलिजन की वजह से हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन स्टॉप कर जाए, बाहर निकले ही नहीं, मे बी ना, यही संभावना है बस। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जितना फोटोन्स स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, उससे कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। इसलिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से किसी अदर प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोलिजन में या और किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जिससे इलेक्ट्रॉन कम निकल पाता है। ये जानकारी के लिए रखना है आपको अपने ब्रेन में। हमको क्या मान के सवाल बनाना होगा कि जितना फोटोन्स स्ट्राइक हुआ है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, या जितना इलेक्ट्रॉन्स निकला उतना फोटो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हुआ होगा। एक्चुअली ये मानना भी है, इसी को मान के सवाल बनाना है, ठीक है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है वो समझो। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना कम निकल पाते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे वर्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर गए, किसी और प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गए,
तो उसके निकलने की संख्या कम हो जाती है, वो एटम के अंदर ही फंस के रह जाता है, इन्वॉल्व होकर रह जाता है, बाहर एस्केप नहीं कर पाता। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये जानकारी आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीटली फिनिश्ड होता है। अब हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पर है, इन सभी पर मिक्स्ड मिसलेनियस क्वेश्चन सब हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस का ही वीडियो मिलेगा, जो डिफरेंट टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़ाए हैं इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर का बैकबोन, ब्रेन को, इस चैप्टर का जो ब्रेन है, क्या है ब्रेन? बोर मॉडल ऑफ एटम, यानी बोर एटॉमिक थ्योरी। बोर, नील्स बोर का नाम सुन, नील्स बोर है ना, तो वही हम लोग पढ़ेंगे, बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के आगे जो इस चैप्टर का मेन जड़ को वहीं से है, अधिकांश क्वेश्चन वहीं से राइज होता है, बोर्स मॉडल ऑफ एटम से। ठीक है, तो उसको हम लोग अगले के अगले वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।